आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत शुरुआत करने वाले हैं ब्रह्मांड का जो विस्फोट सिद्धांत है, महाविस्फोटक सिद्धांत। उसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर क्या हमारे वैज्ञानिकों को मतभेद रहा है। उन्होंने निरंतर क्या एक भूगोल वेत्ता रहे, उन्होंने निरंतर प्रयास के बावजूद हमारे यहाँ पे जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड को आज जो विस्तार हो रहा है उसके विषय में क्या पुष्टि दी है, क्या आलोचनाएं हुई है। साथ ही साथ जो वर्तमान में क्या जो इसके अंतर जो मटेरियल है, जैसे कि रेडिएशन का मटेरियल है या जो मैटर है उसमें जो उपस्थित है, उसमें क्या ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या रेडिएशन फैलता है, इनकी वजह से क्या गतिविधियां होती हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर उससे संबंधित है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जो महाविस्फोटक सिद्धांत रहा है, इसके जो एक प्रतिपादक रहे हैं 1927 में जिन्होंने दिया था, उनका नाम था जॉर्ज लेवेंटर। ये एक्चुअली में ब्राजील के बेल्जियम के थे और ये पादरी थे जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन इनके भी बहुत सारी आलोचनाएं हुई, जिसके बाद लास्ट में जब एक सीएमबीआर आया, कॉस्मिक माइक्रोवेव जो रेडिएशन है, सीएमबीआर आया, तो उसके बाद जब ये जानकारी पुष्टि हुई तो इनको प्रमाणिक सिद्धांत एक मतलब इसकी थ्योरेटिकल जो थ्योरी थी इन्होंने जो दी थी, तो उनकी पुष्टि की गई सीएमबीआर के बाद में। ठीक है, तो सीएमबीआर 1965 में, इसे हम बाद में पढ़ेंगे सीएमबीआर एक्चुअली में होता क्या है। तो हम यही समझते हैं कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जो महाविस्फोटक सिद्धांत है, जिसमें आज वर्तमान में जो देख रहे हो कि निरंतर आज क्या हो रहा है कि यही निरंतर फैल रहा है, ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। और जब ये किसी एक क्षेत्र विशेष में था तो उसके यहाँ पे अब कौन सी स्थिति थी, वहां पे किस प्रकार का तापमान, द्रव्यमान या कौन सा घनत्व, तो कैसा क्या था, इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इन्होंने एक ब्रह्मांड का जो थ्योरेटिकल एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कई मान्यताएं देखी जाएं तो वर्तमान में लोग धार्मिक मान्यताओं को भी मानते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताएं यहाँ पे कोई किसी प्रकार की प्योरिटी नहीं दे पाती हैं, कि प्रमाणिकता नहीं दे पाती हैं कि सटीक किया ब्रह्मांड जो है कि फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। लेकिन धार्मिक मान्यताएं बस यही मानती हैं कि ब्रह्मांड है, प्रकृति ने दिया है, प्रकृति है, ईश्वर ने बनाया है, ऐसा कुछ प्रमाणिक चीजें बता देते हैं। हालांकि इस पे कोई भी ये काल्पनिक चीजें हैं, इसमें कोई विशेष पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन भौतिक पुष्टि के जरिए हमें ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है कि भौतिक में होता क्या है कि वैज्ञानिक अपनी एक तकनीकों के माध्यम से जानकारी करते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, उसका कारण क्या है, और आज भी जो ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है उसका क्या है और आगे कब तक फैलेगा, इसकी जानकारी स्पष्ट हो गई है। तो यही बात में हम बात करते हैं कि हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या गैलेक्सियां हैं, क्या इसमें तारे हैं, तारों का निर्माण कब हुआ, गैलेक्सियों का निर्माण कब हुआ। इससे पहले देखा जाए तो रेडिएशन एरा, और इसी में देखा जाए तो साथ ही साथ जो मैटर एरा था, मैटर एरा में देखा हो गैलेक्टिक एरा हुआ। राइट, तो ये जो एरा देखने को मिलते हैं ये ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारा महाविस्फोटक सिद्धांत है उसमें प्रॉपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के जरिए जो हमारा ये जो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे महाविस्फोटक सिद्धांत जिन्होंने पुष्टि की थी, इन्होंने यही बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। उसमें जो विद्यमान गैलेक्सी गैलेक्सी हैं, उसमें जो गैलेक्टिक हैं, वो आज भी वर्तमान फैल रही हैं। लेकिन उन्होंने ये रीजन नहीं बता पाया था कि जो ब्रह्मांड है ये फैलने का इसका क्या कारण है, क्योंकि इसमें जो विस्फोट हुआ था तो ये विस्फोट का कारण नहीं बता पाए थे। इन्होंने जो कहा कि ब्रह्मांड का एक बिंदु था और बिंदु पर ही क्या सभी मटेरियल था वो सब उपस्थित था, जो द्रव्यमान था उपस्थित था। राइट, तो ये इन्होंने ये जानकारी दी, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये विस्फोट क्यों हुआ। हम जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा जो बिंदु था, हमारा जो ब्रह्मांड का बिंदु था, जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि उसमें घनत्व का था, बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तापमान बहुत ज्यादा था। राइट, टाइम भी देखा जाए तो नगण्य नहीं था। ठीक है, माइनस में टाइम टाइम था। राइट, उसमें ऊर्जा नहीं थी, एक प्रकार का देखा जाए तो ठंडा प्रकार का था। फिर इसमें विस्फोट क्यों हुआ, इसका कारण वो नहीं दे पाए। ठीक है, इस वजह से इनकी जो महाविस्फोटक सिद्धांत की जो थ्योरी थी, राइट, लेमेंटर की, इन्होंने ये इस पे इनकी आलोचना की जाती है। फिर भी इन्होंने जब कॉस्मा के जो हमारा जो सीएमबीआर है इसकी जानकारी जब मिली, सीएमबीआर एक प्रकार का देखा जाए तो स्पेक्ट्रम से ही बना होता है, जो फोटोन से मिलकर बना होता है।
जो देखा जाए तो एक दृश्य प्रकाश होता है जहां से सूर्य का क्या है, जो तारे क्या है जहां से प्रकाश दृश्यमान करते हैं, उसी को हम CMBR बोलते हैं, राइट। तो इसके जानकारी जब इसकी पुष्टि हुई 1965 में, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जानकारी दी थी जिनका नाम था रॉबर्ट विल्सन और पेंजियास। जो पेम्पियंस और पेंजियंस और जो विल्सन थे, इन्होंने 1965 में जानकारी दी। लगभग में ये देखा जाए तो 3.8 लाख वर्ष पूर्व की बात है, मतलब 1 लाख लाख वर्ष टाइम हो गया था जब ब्रह्मांड का जब विस्फोट हुए थे। तो ये एक टाइम था, तो टाइम पीरियड के दौरान ब्रह्मांड ये देखा गया कि जो CMBR है ये एक प्रकार का फोटोन है। तो इससे ये स्पष्ट जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसके आधार पे जो महाविस्फोटक सिद्धांत था उसकी पुष्टि की गई। तो इसमें समझते हैं कि जो जॉर्ज लेमेंथियर थे, तो जॉन लेमेंथियर ने इसके बारे में क्या जानकारी दी। इन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड एक क्या है, एक नए आयाम है, एक नए आयाम है। यहाँ पे देखा जाए तो जो पदार्थ है वो अलग अलग पदार्थ बनता है, और हर एक पदार्थ पे फोर्स है वो अलग अलग लगता है। यानी कि जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड में एक फोर्स काम नहीं करता, एक फोर्स काम नहीं करता है, ऐसे बहुत फोर्स काम करते हैं, राइट। दूसरी बात उन्होंने कहा जो पदार्थ बनता है वो ब्रह्मांड में अलग अलग पदार्थ बनता है, और उस अलग अलग पदार्थ पे अलग अलग क्या लगता है, फोर्स लगता है, राइट। और ये ब्रह्मांड क्या है, परिवर्तनीय है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने की जॉर्ज लेमेंथियर ने यही बात की कि जो ब्रह्मांड है वो कई आयामों से मिलकर बना है। उस आयाम में बहुत सारे मटेरियल हैं, और मटेरियल का जो पदार्थ है उस पदार्थ में क्या है वो अलग अलग बनता है, वो पदार्थ में अलग अलग फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस बेसिक पे इन्होंने क्या जानकारी दी कि जो गैलेक्सियां हैं वो गैलेक्सियां क्या है, आज भी फैल रही हैं। तो गैलेक्सियां में क्या हो रहा है, निरंतर फैलाव हो रहा है, और गैलेक्सियों के ये अंदरूनी निरंतर फैलाव हो रहा है, निरंतर उनके अंदरूनी फैलाव हो रहा है। तो इस प्रकार से ये गैलेक्सियां क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। तो इनका आधार पे इन्होंने जो जानकारी दी थी, तो इनकी जानकारी की आलोचनाएं भी हुई, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि हो गई थी। तो हम यही समझते हैं कि हमारा जो महाविस्फोटक सिद्धांत है, ओके, जो महाविस्फोटक सिद्धांत है, इस महाविस्फोटक सिद्धांत है, ये किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज लेमेंथियर ने। जो लेमेंथियर एक वैज्ञानिक थे, राइट। ये कहाँ के थे, 1927 में बेल्जियम के एक प्रकार की पादरी ही थे, ठीक है, पादरी थे। इन्होंने जानकारी दी थी कि जो हमारा महाविस्फोटक सिद्धांत है इसमें एक बिंदु था, राइट, एक बिंदु था, ये ब्रह्मांड हमारा एक बिंदु नुमा था। और इसमें देखा जाए तो इन्होंने बताया कि 10⁻⁻45 ये इसका एक टाइम बताया, यानी कि ये जो टाइम है कोई आगे संचालित नहीं है, मतलब एक ये इस टाइम में बंधा हुआ एक बिंदु था, राइट। और ये टाइम जो था, अभी कोई टाइम कोई आगे चलायमान नहीं है, क्योंकि कोई बिंदु जब तक चल नहीं सकता है, कोई विस्फोट हो नहीं सकता है, तो टाइम उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, टाइम को कोई हम उसको मतलब उसको उसमें मतलब ऐड नहीं कर सकते हैं। रीजन यही था कि वो बिंदु के रूप में था ना, तो इसको हम टाइम नहीं ऐड कर सकते हैं। इसी में देखा जाए तो 10⁻⁻35 इसका ये विस्तार बताया है। 10⁻⁻35 ये क्या है, इसका एक विस्तार बताया गया है कि ये जो इसका विस्तार है बिंदु का वो 10⁻⁻35 है, राइट। और आप देख सकते हो कि इसका जो तापमान था वो 10⁻40 केल्विन। इसका जो तापमान था वो कितना था, 10⁻40। तो इसका जो तापमान था काफी भारी मात्रा में इसका बहुत ही तापमान था, और इसका देखा जाए तो घनत्व बहुत ज्यादा था, डेंसिटी देखी जाए तो बहुत घनत्व था, राइट। इसी में आप प्रेशर देख सकते हो, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो प्रेशर और घनत्व अधिक और तापमान अधिक होने की वजह से ये बिंदु एक काफी फोर्स इस पे थे, काफी फोर्स थे, लेकिन वो फोर्स एक ही बिंदु पे थे, एक ही बिंदु पे थे, जिसकी वजह से ये क्या था, एक यूनिफाइड था। तो इसकी वजह से इसमें क्या हुआ, एक लंबे समय तक विस्फोट नहीं हो पाया। कब हुआ, कैसा हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जानकारी इतनी मिलती है कि विस्फोट हुआ जिसकी वजह से ब्रह्मांड फैल रहा है, ये इन्होंने जानकारी दी है, राइट। इन्होंने ये जानकारी नहीं दी है कि ये विस्फोट क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, ऐसी कोई जानकारी लेमेंथियर ने नहीं दी, इसकी वजह से इनकी आलोचना होती है। फिर क्या होता है कि इन्होंने एक बात और बोली कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, राइट। तो ब्रह्मांड निरंतर फैलने का जो कारण है, इन्होंने कारण बताया कि जो गैलेक्सियां हैं वो गैलेक्सियां क्या कर रही हैं, फैल रही हैं। गैलेक्सियां क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इन्होंने दूसरी बात बोली
जो गैलेक्सी हैं वो एक दूसरे से क्या है, दूर जा रही हैं, और साथ ही साथ क्या है, उनमें क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, राइट। उसमें गैलेक्सियों में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो इन्होंने गैलेक्सियों के दूर एवं विस्तार के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड निरंतर क्या कर रहा है, फैल रहा है। तो इस बेसिस पे ये जानकारी दी जब इन्होंने, तो इनकी आलोचना जो थी, आलोचना इनकी, एक फ्रॉड हवेल थे, इन्होंने आलोचना की। इन्होंने की एक सिद्धांत और काम करता है, इस पे अगर देखना चाहो तो आप जैसे समझते हो कि एक ब्रह्मांड का प्रत्येक कण है, इन्होंने एक बात कही कि जो ब्रह्मांड का प्रत्येक कण है वो फैल रहा है, यानी कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण है वो चक्कर लगा रहा है किसी के किसी ना, ठीक। और उन्होंने एक बात ये भी को बोली कि जो ब्रह्मांड है वो निरंतर फैल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक सिद्धांत ऐड कर सकते हो, जो एक सिद्धांत है आइंस्टीन का, सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का एक सापेक्षता का एक सिद्धांत है, इन्होंने दिया था। इन्होंने यही बात बोली थी कि कोई किसी वस्तु के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। रीजन इसका कैसा है कि जैसे कि हम जहां बैठे हैं, राइट, हम जहां बैठे हैं तो जिस क्षेत्र विशेष में बैठे हैं अगर ये गतिमान हो रहा है तो मुझे कोई जानकारी नहीं पता चलती कि हम गति अवस्था में हैं या नहीं है। अगर हम किसी का सापेक्ष करते हैं, तो मुझे स्पष्ट जानकारी मिलती है कि हम उसके सापेक्ष कहाँ हैं या किस प्रकार से दशा में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये एक सापेक्षता का सिद्धांत है। अर्थात आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कि जैसे एक ट्रेन है, राइट, तो ट्रेन में जैसे कई पुरुष बैठे हैं, कई पुरुष महिलाएं बैठी हैं, तो आप ये समझते हैं अगर आसपास से शीशा बंद है तो आप ये समझोगे कि हम तो कहीं नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, राइट। जब आप बाहर देखोगे शीशा खोल के तो आप उसकी सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जो बाहर का आवरण है उसके सापेक्ष आप चलते रहते हैं, आप चल रहे होते हैं। तो यही यहाँ पे सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। तो ये सिद्धांत जो था इस पे लागू हो रहा है ब्रह्मांड के सिद्धांत पे, कि ब्रह्मांड में जो प्रत्येक जो गैलेक्सियां हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, फैल रही है, एक दूसरे के सापेक्ष दूर जा रही हैं। तो यहाँ आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत लागू होता है। तो आप समझ सकते हो कि उनका सिद्धांत जो था वो नॉर्मली सिद्धांत था, राइट। अब बात ये आती है कि इनकी जो आलोचना थी, जब इन्होंने जानकारी ये बोली कि गैलेक्सियां क्या है, निरंतर एक दूसरे से फैल रही हैं, राइट, और नए नए आयाम बन रहे हैं, ठीक है। तो इनकी आलोचना की थी जो एक वैज्ञानिक थे फ्रॉड हवेल, जो फ्रॉड हवेल वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कर दी, इनकी आलोचना की। इन्होंने ये बोला कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बात समझने की कोशिश करना, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, और एक गैलेक्सी है, जैसे एक गैलेक्सी ये है और एक गैलेक्सी ये है, तो ये गैलेक्सियां हैं, तो इनके बीच क्या है, दूरियां बन रही हैं, इनके बीच दूरियां बन रही हैं और नए नए आयाम इसमें भरते जा रहे हैं। जो स्पेस बच रहा है, स्पेस जो बीच का बच रहा है, इस स्पेस में क्या हो रहा है, नए नए आयाम भरते जा रहे हैं, नए नए आयाम भरते जा रहे हैं। तो इन्होंने ये बात बोली, लेकिन इसमें दोनों के बीच में मतभेद हो गया। इसको मतभेद को लेकर क्या हो गया, इन्होंने ये बोला कि गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये बात तो उन्होंने भी बोली, जॉर्ज लेमेंटर ने भी यही बात बोली कि गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, राइट। लेकिन इन दोनों के बीच एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इन्होंने ये बोला कि इनके बीच जो है, सुनना, इनके बीच जो है वो नया नया आयाम क्या है, नया नया मटेरियल भरता जा रहा है। जो इनके बीच स्पेस हो रहा है, नया नया तारे, नए नए वो स्टार, नए नए वो पिंड बनते जा रहे हैं, और क्या है, गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इन्होंने इस प्रकार की पुष्टि की फ्रॉड हवेल ने, जबकि जॉर्ज लेमेंटियर थे, उन्होंने इस प्रकार की पुष्टि नहीं की, लेकिन गैलेक्सियों को दूर होने की तो पुष्टि की। लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि गैलेक्सी जो है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और साथ ही साथ अपने आंतरिक क्षेत्र में क्या हो रही हैं, आंतरिक क्षेत्र में क्या हो रही हैं, विस्तार कर रही हैं। यानी कि ये अपने आंतरिक क्षेत्र के साथ साथ विस्तार करने के साथ साथ भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इन दोनों के बीच इस बात को लेकर मतभेद हो गया। इन्होंने नए नए आयाम की बात की, जबकि इन्होंने कहा कि आयाम तो नया नया बनता है, नया नया आयाम बनता है, लेकिन इनके बीच में जो मटेरियल है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके बीच में स्पेस मटेरियल, जॉर्ज लेमेंटर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने यही कहा कि जो जो गैलेक्सियां हैं वो एक दूसरे से दूर तो जा रही हैं, लेकिन इनके आपस बीच में क्या हो रहा है
कि ये खुद में भी विस्तार कर रही हैं, खुद में भी फैल रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनके बीच इन दो मतों के लेकर के विवाद हो गया। तो इस विवाद की पुष्टि एक एडविन हबल थे, उन्होंने उसका पैमाना था, उन्होंने उस आधार पे की। ठीक, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था रेडशिफ्ट सिद्धांत। तो रेडशिफ्ट सिद्धांत जो देखा जाता है, तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो स्पेक्ट्रम पे लागू होता है। तो इन्होंने स्पेक्ट्रम की जानकारी के स्पष्ट करते हुए इन दोनों के सिद्धांतों की पुष्टि की। और देखो कैसे पुष्टि की है, आप समझते हैं। जैसे कि जो एडविन हबल थे, एडविन हबल ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया रेडशिफ्ट सिद्धांत। जो रेडशिफ्ट सिद्धांत था, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये स्पेक्ट्रम पर आधारित है। स्पेक्ट्रम आप समझते हो कि जो फोटॉन के रूप में जो प्रकाश आता है सूर्य के माध्यम से, जो एम्बियर का एक प्रकाश आता है, वो प्रकाश एक स्पेक्ट्रम के रूप में होता है, राइट। उसमें क्या होते हैं, अलग अलग बहुत सारी किरणें, बहुत सारी तरंगें देखने को मिलती हैं, प्रकाश देखने को मिलता है। तो हर एक देखा जाए तो स्पेक्ट्रम, हर एक प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो गैलेक्सियां थी, गैलेक्सिया में जो प्रकाश था, राइट, जो प्रकाश था उसमें जो तारे होते, बहुत सारे सब कुछ होता है। तो उन्होंने उस पे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उसमें जांच की, जानकारी करने का मतलब डाटा जुटाया, स्पष्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रम लिए। तो इन्होंने यही बात की कि जो प्रत्येक स्टार है, राइट, उसमें उपस्थित गैलेक्सी प्रत्येक स्टार है, प्रत्येक स्टार में आने वाला जो प्रकाश है उसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, राइट। और स्पेक्ट्रम के साथ साथ उसमें देखा जाए तो प्रत्येक स्पेक्ट्रम में क्या है, अलग अलग क्या होता है, मेल नहीं करता है। यानी आप बोल सकते हो कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक दूसरे से मेल नहीं करता है, उसका जो प्रकाश है एक दूसरे से मेल नहीं करता है। इसका रीजन क्या है, आप समझना, एक दिमाग से समझना। इस पे डॉपलर प्रभाव देखो यूज कर सकते हो। जैसे डॉपलर प्रभाव की अगर हम बात करें, डॉपलर प्रभाव की बात करें तो जैसे कि कोई एक बस है, ठीक, अगर कोई बस है, अगर ये क्या कर रही है, हॉर्न बजा रही है, अपना हॉर्न बजा रही है, और ये अगर व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर खड़ा है, तो इसकी जो आवृत्ति है, राइट, इसकी जो आवृत्ति है वो क्या है, वास्तविक सुनाई देगी। इसकी जो आवृत्ति है वो वास्तविक सुनाई देगी, ठीक है। अगर यही व्यक्ति, यदि यही व्यक्ति इसकी ओर क्या कर रहा है, इसकी ओर अगर भाग रहा है, बस की ओर अगर भागता है, या बस से दूर की तरफ भागता है, या बस की पास की तरफ जाता है, तो इसकी जो आवाज है, बस की जो आवाज है, इस आवाज में क्या मिलेगा, काल्पनिक है, क्योंकि ये काल्पनिक हो जाएगी, इसमें परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। तो यही पे देख सकते हो कि रेडशिफ्ट सिद्धांत यही कहता है कि जो प्रत्येक जो मतलब प्रकाश है, जो प्रकाश है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है भिन्न भिन्न होता है, यानी एक दूसरे से मेल नहीं करता है। यानी कि जिस प्रकार से डॉपलर प्रभाव है, वहां पे जो वॉइस होती है बस की या कोई वाहन की, तो जब व्यक्ति क्या करता है, खड़ा होता है, तो वो वास्तविक सुनाई देता है, वास्तविक। और जब यही व्यक्ति या इससे दूर जाता है, इसके पास भागता है, तो यही जो वॉइस है बस की, ये जो हॉर्न है, ये आभासी रूप में सुनाई पड़ने लगेगा, यानी एक काल्पनिक, मतलब एक प्रकार से आभासी हो जाएगा, मतलब ऐसा आभास होगा कि कोई चीज सुनाई पड़ रही है, राइट। तो यही चीज है कि यहाँ पे आप समझ सकते हो जो डॉपलर प्रभाव है, तो डॉपलर प्रभाव यहाँ पे मतलब लागू होता है। क्यों? क्योंकि जो रेडशिफ्ट सिद्धांत स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम पर सिद्धांत पर आधारित है। तो स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आप यही उन्होंने बताया कि जब दो अगर प्रकाश ले लिए जाएं तो उनका जो स्पेक्ट्रम होता है उनका भिन्न भिन्न होता है, मेल नहीं खाता है। अब देखना स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम समझते हैं, जैसे कि एक ब्लू स्पेक्ट्रम है, ठीक, एक का हमने ब्लू ले लिया, एक पीला ले लिया और एक रेड ले लिया, ओके, एक रेड ले लिया। जब देखा जाए ये जब पास आता है, ओके, जब ये पास आता है, मान लो ये ब्लू है, जब ये ब्लू है, ये पीला है, येलो है, या ये देखा जाए तो रेड है, लाल है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम है, इसका जो स्पेक्ट्रम है ब्लू का, जब कोई पास में आता है, जब पास में आता है तो ये कैसा होता है, ब्लू, यानी कि ब्लू से येलो की तरफ जाता है तो ये ब्लू जाता है, तो ये क्या है, पास में जा रहा है, देखो पास में जा रहा है, ठीक। और जब ये इससे दूर जाता है, रेड है, ये रेड है, रेड स्पेक्ट्रम है, जब इससे ये दूर जाता है, जब इससे दूर जाता है तो ये रेड होता है। तो यहाँ पे क्या सिद्धांत पुष्टि हुई, यहाँ पे यही पुष्टि हुई
कि जो गैलेक्सियां हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये बात तो इन्होंने भी बोल दी, यही बात एडविन हबल ने भी यही बात बोली। इन्होंने जो स्पेक्ट्रम का जो एडविन जो रेडशिफ्ट जो सिद्धांत दिया इन्होंने, इस सिद्धांत के आधार पर यही निष्कर्ष निकला कि जो गैलेक्सियां हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्योंकि इनका जो स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए, इसमें उपस्थित जो प्रकाश है, दृश्य प्रकाश, उनका स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए तो उसके स्पेक्ट्रम में जैसे देखते हैं कि जो ब्लू है वो येलो की तरफ जा रहा है, पास आ रहा है, जबकि रेड है उससे दूर जा रहा है। तो गैलेक्सियां जो हैं, जिस प्रकार से उसका स्पेक्ट्रम के आधार पर उन्होंने सिद्धांत निकाला कि गैलेक्सियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये बात तो इन्होंने भी जानकारी दे दी, लेकिन उन्होंने ये भी जानकारी नहीं दी कि गैलेक्सियां जो उन्होंने जो जो फ्रॉड हवेल थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि जो गैलेक्सियां हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, नए नए आयाम क्या है, गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर हो रही, उनके बीच में आयाम निरंतर भर रहा है, मटेरियल नया नया आयाम आता जा रहा है। तो ऐसी बात तो इन्होंने कोई पुष्टि नहीं कर पाई एडविन हबल ने। तो ये भी देखा जाए तो इनका जो सिद्धांत था, राइट, ये इनका जो सिद्धांत था ये बाद में क्या हो गया, गलत साबित हो गया, ठीक, क्योंकि इन्होंने पुष्टि इन्होंने भी नहीं कर पाई। लेकिन इन्होंने जो बात बोली यहां तक तो इनका ठीक था कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन उनका जो हबल, जो एडविन हबल थे, इन्होंने जो रेडशिफ्ट सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत इस वजह से दिया गया था कि ये वास्तव में इनके बीच मटेरियल भर रहा है या क्या ये आपस में ही फैल रही है। ऐसे इस चीज को लेकर के एडविन हबल ने क्या दिया था, मतलब अपना रेडशिफ्ट सिद्धांत दिया। तो ऐसी तो कोई पुष्टि नहीं कर पाई इन्होंने, लेकिन उन्होंने ये पुष्टि जरूर कर दी कि गैलेक्सियां जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो एक स्पेक्ट्रम के आधार पर उन्होंने कर दी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इनके जो जिस बेस पे इन्होंने अपना मतलब रेडशिफ्ट सिद्धांत दिया उस बेस पे ये बन नहीं पाया, जबकि ये स्पेक्ट्रम के बेस पर यह सिद्धांत बना, ठीक है। तो इन्होंने जो दिया था, दो आकाश गंगाओं के बीच जो विस्तार है वो अलग अलग कर रही हैं और अलग अलग बिंदु पर है इनका विस्तार, ठीक है। तो जैसे दो गैलेक्सियां ले लो, तो दो गैलेक्सियों की इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने कहा कि दो गैलेक्सियां हैं, दो आकाश गंगाएं हैं, उन आकाश गंगा की जो विस्तार है वो अलग अलग है। क्या बोला इन्होंने, अलग अलग है, ठीक, और उन पर जो लगने वाला जो बल है वो भी क्या है, अलग अलग बिंदु पर लग रहा है, ठीक है। तो यही बात है। तो इन्होंने एक स्थिरांक दिया था, उसका नाम था हबल स्थिरांक। तो हबल स्थिरांक पे ही इन्होंने एक बात और बोली थी, जो हबल स्थिरांक दिया था इन्होंने, ठीक है। तो इसी हबल स्थिरांक पे इन्होंने क्या बात बोली थी कि मान लो कि दो गैलेक्सियां हैं, दो आकाश गंगाएं हैं, और दो आकाश गंगाएं अगर हम लेते हैं, जैसे एक मिल्की वे ले लो, एक और ले लो, ठीक। तो दो आकाश गंगाएं हैं, तो इन आकाश गंगाओं के बीच का जो विस्तार है, राइट, इनके जो बीच का विस्तार है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक। यानी कि एक आकाश गंगा ये है, ओके, एक आकाश गंगा ये है, तो इनके जो बीच का विस्तार, इनके जो बीच का विस्तार है वो क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग बिंदु पर इनका फोर्स अलग अलग है, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने जो अपना स्थिरांक दिया था हबल स्थिरांक, ये क्या हुआ, गलत साबित हो गया, क्योंकि ऐसी पुष्टि इन्होंने जो दी ये राइट नहीं मानी गई। रीजन क्या था कि जो गैलेक्सियां हैं वो विस्तार तो कर रही हैं, वो विस्तार कर रही हैं, लेकिन बात समझना, यहाँ पे बात समझना, ये अलग अलग विस्तार क्यों कर रही हैं, बात तो यहाँ पे है। इन्होंने ये बात बोली क्योंकि अलग अलग विस्तार क्यों कर रही हैं, ये अंदर जो विस्तार कर रही हैं तो इन पे लगने वाले जो फोर्स हैं, इन पे लगने वाले जो प्रभाव हैं, वो तो इस पे भी होगा, इस पे भी समान रूप से होगा ना। तो इन पे लगने वाला जो बल है वो तो समान रूप से होना चाहिए, तो ये अलग अलग रूप से क्यों विस्तार कर रही हैं। तो इनकी इस आधार पर जो हबल स्थिरांक दिया था, इनकी जो पुष्टि हो गई थी वो गलत साबित हो गई। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इन्होंने, एडविन ने अपना हबल पैमाना भी दिया, एडविन रेडशिफ्ट सिद्धांत दिया था, और इसी में हबल स्थिरांक भी दिया था, राइट। तो अब बात यही आई, एक वैज्ञानिक और थे विलियम हॉकिंस और टेलर, इन्होंने एक बात क्या बोली, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला कि बिंदु की जो जानकारी थी, जो एक बिंदु है, राइट, अगर इसमें कोई विस्फोट होता है, अगर इसमें कोई विस्फोट होता है, इस प्रकार से मटेरियल जाता है, तो ऐसा बिंदु कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ओके, ये कहीं भी ब्रह्मांड में देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इन्होंने ये जानकारी कर दी कि जो एक सिद्ध बात कर दी इन्होंने
कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक बिंदु से मिलकर ही बना है। तो ये बात इन्होंने पुष्टि की। इन्होंने ये बात बोली कि हमारा जो बिंदु था, जो हमारे ब्रह्मांड का बिंदु था, वो बिंदु कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि बात यहाँ ये कंफर्म हो गई कि जो ब्रह्मांड है वो बिंदु से ही बना है। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे ब्रह्मांड जैसे बिंदु से बना है, इस प्रकार से फैला है, राइट, इस प्रकार से फैला है। तो ये एक समय में कैसा था, संकुचन, इसका संकुचन करते जाओ, इस प्रकार से संकुचन करते जाओ, और जैसे संकुचन करोगे तो ये जो मटेरियल फैल रहा है, ये जो मटेरियल फैल रहा है, ये एक बिंदु में आ जाएगा, एक बिंदु में आ जाएगा, और यही बिंदु का नाम था ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी, ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी, या इसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय, गुरुत्वीय पूर्वता। ये जो बिंदु है, इस बिंदु में जो भी मैटर्स है, जो भी इसमें पदार्थ है या जो भी ऊर्जा तो है नहीं, तापमान है, घनत्व है, जो भी इसमें उपस्थित है, इसी उपस्थित बिंदु को क्या बोला इन्होंने, गुरुत्वीय पूर्वता या ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, या बोल सकते हैं ईपॉक, क्या बोल सकते हैं, ईपॉक भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने विलियम हॉकिंस जो थे, इन्होंने यही जानकारी दी कि जो बिंदु है, ये बिंदु ब्रह्मांड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो ब्रह्मांड की जो बिंदु की पुष्टि की थी जॉर्ज लेमेंटर ने, उनका इन्होंने क्या दिया, समर्थन दिया, यानी उनका समर्थन किया जॉर्ज लेमेंटर का हॉकिंस ने। इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक जो ब्रह्मांड है, प्रत्येक जो ब्रह्मांड है वो इसी बिंदु से मिलकर बना है, इसी बिंदु से मिलकर बना है। यानी कि जो ब्रह्मांड हमें दिख रहा है, जो ब्रह्मांड की जो गैलेक्सियां हैं, जो ब्रह्मांड है, जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये ब्रह्मांड किससे बने हैं, एक बिंदु से बने हैं। ये ब्रह्मांड किससे बने हैं, एक बिंदु से बने हैं। ये ब्रह्मांड किससे बने हैं, एक बिंदु से बने हैं। तो आइए इन्होंने क्या कर दिया, जो जॉर्ज लेमेंथियर थे, जो लेमेंथियर थे, उनकी जो सिद्धांत थी महाविस्फोटक का सिद्धांत, उन्होंने बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड वो एक बिंदु से मिलकर बना है, तो इस बिंदु की इन्होंने क्या कर दिया, समर्थन किया, राइट। तो ये आप कंफर्म हो गई। अब बात ये आती है कि जो ब्रह्मांड है, राइट, जो ब्रह्मांड है वो एक्चुअली में क्यों फैल रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि कोई चीज अगर फैलती है, कोई चीज अगर फैलती है तो वो समय के साथ, कोई चीज फैलती है तो वो समय के साथ क्या है, उसमें ऊर्जा की कमी आती है। ठीक, जैसे कोई चीज फैलती है, अगर कोई चीज फैल रही है तो उसमें ऊर्जा की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये आप आइंस्टीन का सिद्धांत आप यहाँ पे देख सकते हो। जो आइंस्टीन थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ई बराबर, उन्होंने एक सूत्र दिया था, ई बराबर mc स्क्वायर। ये जो फार्मूला था, ये फार्मूला का अर्थ यही है कि अगर कोई भी द्रव्यमान, यदि कोई द्रव्यमान नष्ट हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। जैसे कि कोई भी वस्तु है, अगर वो समय के साथ अगर नष्ट हो रही है तो वो, इसका 100% श्योर है कि वो ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, वास्तव में ऊर्जा में परिवर्तित होकर वो ब्रह्मांड में फैल रही है। यही रीजन है कि जो जो प्रक्षेपात्र होते हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं कि जितना ज्यादा द्रव्यमान उसका नष्ट होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान नष्ट होगा, उतनी तेज वो क्या होगा, विस्तार करेगी, उतनी तेज वो क्या होगी, स्पीड चलेगी, विस्तार नहीं स्पीड चलेगी। यानी कि जैसे मिसाइल है, राइट, ये जो मिसाइल है इस पे एक सिद्धांत लागू होता है, संवेग संरक्षण। जैसे संवेग का जो एक नियम है उसको पहले समझ लेते हैं, द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान गुणे वेग। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कितना भी इनका मान कर लो और वैल्यू दोनों की क्या होगी, समान, यानी कि हर जगह इसकी मान समान होगी। यानी कि देख सकते हो जैसे कि द्रव्यमान 500 है, ठीक, 500 केजी अगर द्रव्यमान है, अगर ये 50 किलोमीटर की अगर गति से चल रहा है, राइट, तो इसका मान कितना होगा, 5000। ठीक है, अगर ये चीज कितनी हो रही है, 250 हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100 नहीं होगा, 200। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 200। तो ये 200 किलोमीटर हो जाएगी।
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना ज्यादा द्रव्यमान कम होगा उतने ही इसकी गति तेज होगी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसका जो द्रव्यमान है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऊर्जा में, राइट। तो ये क्या है, ये सिद्धांत है, इन्होंने सिद्धांत दिया था E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन ने, और ये क्या है, एक संवेग का एक फार्मूला है, द्रव्यमान गुणे वेग, राइट। ये हम जब फिजिक्स पढ़ाएंगे उसमें हम डिटेल से समझाएंगे। तो ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो भी मटेरियल फैल रहा है, तो जो भी मटेरियल फैल रहा है उसका अर्थ ये है वो समय के साथ वो ऊर्जा उसकी नष्ट हो रही है, 100% है। ऊर्जा तो बन रही है, तो जब फैल रही है तो ऊर्जा में कमी आएगी, ऑब्वियसली कमी आएगी ना। तो जैसे जैसे वो फैलती है तो वो क्या है, समय के साथ ठंडी हो रही है, और जैसे जैसे वो ठंडी हो रही है तो उसकी गति में क्या है, कमी आ रही है। फैल तो रही है लेकिन उसमें गति में क्या है, कमी आ रही है। तो ये ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, आज भी फैल रहा है, लेकिन इसकी जो गति है, जो इसकी गति है उसमें क्या है, कमी आ रही है, कमी आ रही समय के साथ, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो क्या है, उसकी हॉस हो रही है, राइट। ऊर्जा क्या हो रही, हास हो रही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि एक समय बाद यही ब्रह्मांड ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। तो काफी आपने देखे हो कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल बनते रहते हैं, आपने देखे हो। और जो ब्लैक होल होता है इसमें अगर देखा जाए तो अनंत एक प्रकार का देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलता है, और इतना भयंकर विस्फोट होता है कि इसकी जो इसमें एक प्रकार देखा जाए तो जितनी भी ऊर्जा है, घनत्व है, द्रव्यमान है, जो भी है, एक बिंदु के रूप में एक गोल पूरा होल के रूप में क्या इकट्ठा कर लेता है, और उसी में क्या होता है, इतना पावरफुल हो जाता है, उतना इसमें अनंत एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से विस्फोट होता है और सब खत्म कर देता है। तो ऐसा ही ब्रह्मांड में होते रहते हैं, बहुत जगह होते रहते हैं। तो एक समय बाद ये पूरा ब्रह्मांड, जब एक समय आएगा 10⁻25 उसका मान निर्धारित किया गया है, तो इस समय जब ब्रह्मांड क्या करेगा, पूरा ब्रह्मांड एक होल में, ब्लैक होल में बदल जाएगा, और ब्लैक होल में इतना बल लगेगा, इतना बल लगेगा कि ये पूरा एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा। तो ये बात बोली गई है, राइट। तो ये आने वाले समय में जब होगा देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल आप देख सकते हो कि अभी जो ब्रह्मांड है उसकी अगर एज देखी जाए तो 13.77 बिलियन एज है। 1 बिलियन तो आप समझते ही हो, राइट। तो 13.77 बिलियन एज है इसकी, यानी कि 13 अरब वर्ष, 13 अरब यानी कि सालें हो गई हैं इसको। तो आप समझ सकते हो कि जो ब्रह्मांड है वो, जो लेमेंटियर थे उन्होंने इसकी क्या की, पुष्टि की, लेकिन इसकी पुष्टि सीएमबीआर की जब जानकारी मिलती है तब पूर्ण होती है। तो अब हम यही क्लियर करेंगे कि जो ब्रह्मांड है वो क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, राइट। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो लेमेंटियर ने अपनी जो सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत किसके आधार पे दिया है, उन्होंने दिया है ब्रह्मांड के विस्तार के आधार पे, राइट। तो ब्रह्मांड का विस्तार है वो किससे हो रहा है, एक बिंदु से हो रहा है, एक बिंदु से हो रहा है। तो इस बिंदु में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक टाइम दिया, वो टाइम दिया 10⁻⁻45 सेकेंड। एक कैस में टाइम है, सेकंड में। और इन्होंने बताया कि इसका जो तापमान था वो लगभग 10⁻40 केल्विन, ओके। जबकि सीएमबीआर का तापमान कितना है, सीएमबीआर की तापमान है 2.773 केल्विन। तो ये काफी ठंडा है, लेकिन फिर भी ये धब्बे मिलते हैं, इस प्रकार के इसमें धब्बे मिलते हैं, सीएमबीआर में धब्बे मिलते हैं, गैलेक्सियां होती हैं उसमें जो धब्बे होते हैं, गर्म धब्बे, वो देखने को मिलते हैं। तो यही धब्बे क्या बोले जाते हैं, यही बोले जाते हैं सीएमबीआर। ये एक प्रकार के फोटान के ही धब्बे होते हैं, आप समझ सकते हो। तो इन्होंने जो तापमान बताया, कितना बताया, 10⁻40। और इन्होंने घनत्व की बात की, तो घनत्व भी इन्होंने बताया, अनलिमिटेड घनत्व है। प्रेशर भी देखा जाए तो अनलिमिटेड प्रेशर है, ओके। और इसका जो विस्तार है, ये बिंदु का इतना विस्तार है, वो कितना है, 10⁻35। तो इन्होंने विस्तार की बात भी बोली। तो अनंत द्रव्यमान, अनंत घनत्व, अनंत तापमान और 10⁻⁻45 इतने पावर होने के बाद इसमें विस्फोट हुआ। लेकिन इसमें देखा जाए तो क्या स्पेस था, क्या स्पेस के बारे में जानकारी मिली, नहीं दी। क्या टाइम था, नहीं था।
ये टाइम कोई टाइम नहीं है, ये जो टाइम दिया है ये कोई टाइम नहीं चल रहा है, ये उस बिंदु का टाइम है जिस बिंदु पर ये सभी यूनिफाइड थे, जो भी प्रेशर, जो भी बल, फोर्स, राइट, जो भी फोर्स थे सभी यूनिफाइड थे, तो उसके आधार पर उन्होंने टाइम ये दिया था। एक्चुअली में ये टाइम वो टाइम नहीं था जो टाइम एक मतलब गति की अवस्था में चलता है, वो टाइम नहीं था, राइट। इसी में क्या एनर्जी थी, तो एनर्जी भी नहीं थी, और एनर्जी नहीं थी, मैटर भी नहीं था। मैटर तो सीएमबीआर के बाद ही बनता है, मैटर भी नहीं था, ना स्पेस था, ना टाइम था, ना एनर्जी थी, ना मैटर था, ऐसा कुछ भी इस ब्रह्मांड में देखने को नहीं मिला था जब ये बिंदु के अवस्था में था, राइट। लेकिन इसमें क्या था, अनंत घनत्व, अनंत प्रेशर, अनंत बल, अनंत तापमान, ये सब कुछ उपस्थित था, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, विस्फोट। और जैसे ही विस्फोट हुआ तो इसका मटेरियल चारों तरफ भयंकर से फैलने लगा, बहुत सारा रेडिएशन फैलने लगा। तो इसी ब्रह्मांड को दो भागों में पढ़ते हैं, इसी ब्रह्मांड को दो भागों में पढ़ते हैं। यहां का जो क्षेत्र है इतना से इधर वाला, ये वाला जो क्षेत्र है यानी कि 3.8 लाख वर्ष, जो 8 लाख वर्ष है, इससे पहले का, ओके, इससे पहले का जो समय है, इससे पहले का जो समय है वो है रेडिएशन एरा। इससे पहले का जो समय है वो है रेडिएशन एरा, जबकि इधर का जो समय है यानी कि 13.77 बिलियन जो ईयर का जो समय है, ये है मैटर एरा। मैटर तो आप समझते हो ना, पदार्थ, यानी कि पदार्थ, ठीक, जैसे कि जो तारे हैं, गैलेक्सी हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, पिंड, जो भी उसमें उपस्थित है, ये सभी क्या है, मैटर है, पदार्थ है। जबकि इधर का है रेडिएशन। रेडिएशन एक प्रकार से देखा जाए तो एक क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होता है, बिल्कुल सूक्ष्म रूप में क्वांटम सिद्धांत पर एक प्रकार से ऊर्जा देख सकते हैं, ऊर्जा ही एक प्रकार की होती है, वो क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा ही सी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेडिएशन। जैसे कि यूरेनियम वगैरह, जो उसमें क्या है, रेडिएशन निरंतर फैलता रहता है। तो इसकी वजह से जो इसमें देखा गया कि जो निरंतर क्या फैलता है, रेडिएशन, तो ये रेडिएशन एरा हो गया। दूसरा मैटर एरा, तो मैटर एरा भी देखा हो, गैलेक्टिक एक भी इसे बोला जाता है, ओके। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें हम समझते हैं कि जो रेडिएशन था वो फैलता गया, ठीक, फैलता गया, तो इसको कई भागों में विभाजित किया गया, ऐसे इस प्रकार से इसे कई भागों में विभाजित किया गया। यही हम आगे अभी एक एक करके समझते हैं, राइट। तो इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो पार्टिकल हैं, राइट, जो सूक्ष्म पार्टिकल है वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप समझते हैं कि सबसे इस पे कौन कौन से बल लगते हैं, तो इस पे 4 बल देखो लगते हैं। तो चारों बल को पहले समझ लेते हैं। 4 बल कौन कौन से लगते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है इस पे 4 बल लगते हैं, ओके। जो 4 बल लगते हैं उसमें आप, पहला बल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके। दूसरा बल है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा इसी में है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर इनको समझ लेते हैं तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा है गुरुत्वाकर्षण। इन चारों बलों के आधार पे ही हमारा जो ब्रह्मांड है, चारों बलों से आज ये एक प्रकार से देखा जाए तो यूनिफाइड में है, लेकिन ये निरंतर विस्तार कर रहा है,
तो इन पे ये 4 बल कार्य करते हैं और इनका जो मान है चारों का अलग अलग है, राइट। और ये अलग अलग कणों पे यूज है, ठीक है। तो ये कणों पे मतलब कि ऐसे कौन से कण हैं जिन पे ये बल कार्य करते हैं, तो कणों के आधार पर हम बलों को डिसाइड करते हैं कि ये कहां कहां पे लागू होते हैं। अगर इनको हम समझते हैं तो इनको समझने के लिए सबसे अगर छोटे कण की बात की जाए, ठीक, जैसे कोई द्रव्यमान है, कोई द्रव्यमान का कोई कण है, ठीक है, और उस पे क्या है, अगर द्रव्यमान का अगर वहां कण है तो उस पे 100% वहां पे बल भी अवश्य मिलेगा, वहां पे बल लगता है। कोई भी कण ले लो, कोई भी कण अगर द्रव्यमान का है वहां पे, तो ये 100% जो है उस पे बल लगता है। अगर वो बल नहीं लग रहा है तो आप समझ सकते हो वो कण वहां पे स्थिर अवस्था में नहीं है, यानी कि स्थिर अवस्था में नहीं है। तो फिर भी ये जो कण है, ठीक, तो इस पे कोई ना कोई बल लगता होगा, ऐसा बाहरी बल लगता होगा। भले ही ये अनुबंधक बल नहीं लग रहा है, भले ही ये बाहरी आंतरिक बल नहीं लग रहा है, फिर भी इस पे कोई बाहरी बल लग रहा होगा। तो कोई भी पदार्थ हो, ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ है या कोई भी कण है, उस पर 100% श्योर है कि उस पर बल लगता है, बिना बल के वो काम कर ही नहीं सकता। तो अंतरिक्ष में जैसे कि आप जानते हो, तो अंतरिक्ष में जो ब्रह्मांड है, तो ये ब्रह्मांड में भी क्या उनसे बल कार्य कर रहे हैं, ये 4 बल कार्य कर रहे हैं और चारों बल हैं इनकी अपनी कमजोरी के अकॉर्डिंग भी इनको डिसाइड किया गया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये कणों के आधार पर इनको वर्गीकरण किया है कि किस फेस पे ये कौन पे कहां डिपेंड करता है ये बल। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कणों को पहले समझ लेते हैं। क्या आप जानते हो कि जो हमारे कण हैं, क्या वो सबसे छोटा एक सूक्ष्म कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या प्रोटॉन है? क्या न्यूट्रॉन है? क्या ये सबसे सूक्ष्मतम कण है? आप बोलोगे नहीं, अभी हम बताएंगे क्यों। कि सबसे सूक्ष्मतम अगर कण देखा जाए तो मेसोन भी एक कण है, तो मेसोन से भी छोटा एक कण देखा गया, वो कण कौन सा है? वो कण अगर आप बोला जाए तो वो है फर्मियन। वो क्या कण है? फर्मियन। फर्मियन सबसे छोटा कण है, सबसे, जिसे हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। तो फर्मियन क्या है? एक सबसे छोटा कण है, इसको लिख लो। जो सबसे छोटा कण है वो है फर्मियन। ये केवल क्या करता है, ये घूमने में हाफ रहता है, यानी कि ये घूमने में क्या करता है, जब ये चक्कर करता है तो ये हाफ रहता है अपनी स्थिति में। और जबकि बोसॉन है, फॉर्मॉन एक फर्मियन है, एक बोसॉन है। जबकि बोसॉन है, ये क्या करता है, इसका जो मान होता है स्पिन का, ये एक होता है। स्पिन मतलब एक चक्कर लगाना, इसका एक एक मान होता है। और इसका जो फर्मियन है ये हाफ है। क्या है? ये हाफ है। तो बोसॉन जो है, ये बोसॉन देखा जाए तो जो ग्लूकॉन है, राइट, हिग्स बोसॉन है, ये इनको गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हिग्स बोसॉन है, ग्लूकॉन, इसके अंतर्गत ही बोसॉन आता है। जबकि फर्मियन है ये क्वार्ट्ज से मिलकर बनता है, जबकि बोसॉन उसकी तुलना में आगे है, राइट। जबकि फर्मियन है सबसे सूक्ष्मतम कण है और जो क्वार्ट्ज से मिलकर बनता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो फर्मियन कण है, तो फर्मियन को हम क्वार्ट्ज ही बोलते हैं, और ये मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनसे ही मिलकर बने होते हैं। जो क्वार्ट्ज होते हैं इनसे ही मिलकर क्या बने होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उन दो बने होते हैं। तो आप समझते हैं कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है वो कैसे बनते हैं। पहले हम इनको समझ लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्रह्मांड के सिद्धांत को समझने में। सबसे पहले प्रोटॉन को समझते हैं। तो प्रोटॉन को अगर हम समझें तो प्रोटॉन में क्या होते हैं, दो क्वार्ट्ज होते हैं, यानी दो अप और एक डाउन होता है। ये एक प्रकार के देखा जाए तो कण होते हैं, और ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं, इतने सूक्ष्म कण होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज, राइट। क्वांटम पे ये काम करते हैं, बिल्कुल क्वांटम से भी मतलब कि और भी देख सकते हो, बिल्कुल लेस में ही काम करते हैं। तो उसमें से ये इन्हीं से ही मिलकर क्या बनता है, प्रोटॉन, और इन्हीं से ही मिलकर क्या बनता है, न्यूट्रॉन। लेकिन ये बनते कैसे हैं आप समझिए। जैसे दो अप हैं और एक अप का मान होता है, एक अप का मान अगर देखा जाए तो 2/3 होता है। ओके, एक अप का मान कितना होता है, 2/3, और एक डाउन का मान कितना होता है, -1/3। ओके, अगर हम दो अप और एक डाउन को जोड़ते हैं, यानी दो अप और एक डाउन को जोड़ें, तो दो अप में आप देख सकते हो कि 2/3,
गुणे 2, राइट, 2 और 2/3 गुणे 2 प्लस के माइनस का 1/3, इस प्रकार से। अगर 2 दूनी 4, 4/3, ये माइनस है, माइनस रहेगा 1/3, 4 में से 1 गई 3, 3/3, 3 3 कट गया, बचा 1, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है। तो ये क्या दर्शाता है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये प्लस में है, तो ये प्लस में कौन है, प्रोटॉन। अब मान इसका समझ में आया कि जो प्रोटॉन है वो कैसा है, प्लस में है, तो प्लस होने की वजह से ये क्या है, प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन की बात की जाए, ये उदासीन कण माना जाता है। कैसा माना जाता है, उदासीन। उदासीन का मतलब ये होता है कि ना इसमें प्रोटॉन आवेश है, ना इसमें माइनस आवेश है, और ये उदासीन है। यानी कि ये किसके साथ रहता है, ये प्रोटॉन के साथ रहता है और नाभिक के प्रोटॉन के अंदर ही रहता है, उदासीन कण के रूप में। लेकिन इसमें परिवर्तन होता है, अभी हम बताएंगे आगे। जो हमारे यहाँ पे जो ब्रह्मांड में जो कण पाए जाते हैं, इनका नाम है मीसोन। तो मीसोन जो कण है, मीसोन कण क्या करते हैं, ये देखने को मिलते हैं किसमें, प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन के अंतर ही देखा जाए तो मीसोन कण भी मिल जाता है। तो वो क्या करता है, एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे को परिवर्तित कर देता है, एक दूसरे को बदल देता है। उस पर अभी हम बात करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जैसे, तो मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन कौन है, प्लस वाला, ओके, और न्यूट्रॉन कौन है, उदासीन। तो न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो न्यूट्रॉन में देख सकते हैं कि जब 2 डाउन है और एक अप, एक अप और 2 डाउन, और यहां क्या था, यहां पे था 2 अप और 1 डाउन, इसके मतलब अपोजिट कर लेते हैं, ठीक। तो एक अप का मान कितना होता है, एक अप का मान होता है 2/3 प्लस, इनको अगर हम जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, और 2 डाउन का कितना मान होता है, 2 गुणे माइनस के 1/3, तो 2/3, राइट, 2 1 2 माइनस के 2/3 प्लस माइनस 0, तो ये कौन सा हो गया, उदासीन। इसका अर्थ ये हो गया इस पे कोई चार्ज नहीं लगता, तो ये उदासीन है। तो ये उदासीन कण है, राइट। लेकिन इस पे अब हम बात ये करते हैं कि जो पहला बल था, मैंने आपको बताया था ना 4 बल, जो पहला बल था उसका नाम था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यही बल जो है, यही बल जो है किस पे लगता है, जो क्वाश है ना, जो क्वाश है इस पे ही तो बल लगता है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 अप 1 डाउन, ठीक, इनको जोड़ने में जो लगने वाला बल, यही बल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये विशेष याद रख लें। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा बल होता है, जो क्वार्ट्ज पर, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर लगता है, इनको एक मजबूती प्रदान करता है। इनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बनाने में जो क्वार्ट्ज होते हैं उन पर जो लगने वाला बल है उनको मजबूती प्रदान करता है, वही बल है न्यूक्लियर फोर्स। और इसका मान कितना होता है, 1 न्यूटन, यानी कि सबसे पावरफुल बल है, सबसे पावरफुल बल है, सभी बलों से पावरफुल। और सबसे कमजोर बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे पावरफुल बल कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को क्या करता है, जहां पे क्वार्ट्ज से ये बने होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर जब क्वार्ट्ज से बने हुए स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो गए तो ये ब्रह्मांड का विस्फोट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो इसका स्ट्रॉन्ग होना का रीजन यही है कि इस पे लगने वाला जो बल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी मजबूत होता है, प्रत्येक बल से सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये लगता किस पे है, ये लगता है जो क्वार्ट्ज होते हैं उस पे लगता है बल। अब आपको स्पष्ट समझ में आ गया। अब हम आगे की अगर बात करें दूसरे बल की, तो दूसरे बल की अगर बात की जाए तो दूसरे बल में मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल है वो कहां लगता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल है ये बल लगता है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पर। ये किस पे लगता है, इलेक्ट्रॉन पर। अब आप समझना, जैसे कि कोई नाभिक है, ओके, इस नाभिक में एक क्या है, प्रोटॉन है, एक है न्यूट्रॉन, और इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, ठीक।
तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इनकी जो दशा है, इनकी जो दिशा है वो कैसी रहती है, एक समान रहती है। विशेष याद रखना, अगर इनकी दिशा एक समान नहीं होगी तो ये आपस में टकरा जाएंगे। अगर ये आपस में टकरा गए तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर का विस्फोट। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हो जब न्यूक्लियर का जब विस्फोट किया जाता है तो उसके ऊपर से क्या है, उसे डालते हैं तो ये क्या है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या है, टकराते हैं। जैसे ही टकराते हैं तो ऊर्जा भयंकर उत्पन्न होती है। राइट, तो आप समझ सकते हो कि इनके बीच कौन सा बल लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल। और ये किन पे लगता है, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, ये किस पे लगता है, इलेक्ट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है इसको अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। इस प्रकार से आकर्षित करते रहते हैं जाकि ताकि ये केंद्र की ओर आकर्षित रहें, भाग ना जाएं और एक समान अवस्था में ये चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार से। और इस पे लगने वाले बल कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल। ये इलेक्ट्रॉन पे लगता है, एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बीच में इनकी टकराव ना रहे, इस वजह से बल एक समान अवस्था में लगता है ताकि एक दूसरे पे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चक्कर लगाते रहें। अब बात ये आती है कि जो तीसरा बल है उसको मैंने बोला था वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है थोड़ा उसे समझ लेते हैं। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये फोर्स कहां पे लागू होता है, तो इसे समझना है तो सबसे पहले ये समझो कि जो प्रोटॉन है, ओके, और जो न्यूट्रॉन है ये प्लस चार्ज है, ये जीरो चार्ज है, लेकिन ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि प्रोटॉन जो है ये न्यूट्रॉन भी बन सकता है और न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन भी बन सकता है। इस चीज कैसे बनता है इसको पहले समझते हैं। आपने मेसोन कण का नाम सुना होगा, ये भी सबसे सूक्ष्मतम कण है, सब कणों से सूक्ष्मतम कण है ये भी। ये इसमें जो देखा जाए तो माइनस पाई और प्लस पाई पाया जाता है। ठीक, माइनस पाई प्लस पाई पाया जाता है। तो जैसे प्रोटॉन जब बनता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है तो वो कैसे बनता है, जैसे देखना, जैसे कि प्रोटॉन है और माइनस पाई है और ये कैसा है, मेसोन का एक कण है, मेसोन का कण है। और जैसे मेसोन का कण है और जब ये प्रोटॉन से जोड़ते हैं, देखना ध्यान से, जब ये प्रोटॉन से ऐड किया तो ये क्या बन गया, न्यूट्रॉन। ओके, और जैसे न्यूट्रॉन है इसमें प्लस का पाई ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रोटॉन। तो आप समझ सकते हो कि ये न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस पे जो लगने वाला बल है उसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका रीजन यही है कि ये इतना कमजोर बल होता है कि ये न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदल जाते हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में। अगर ये स्ट्रॉन्ग बल होता तो ये प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में नहीं बदल सकते थे, राइट, और ना प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बदल सकते थे, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते थे। इसलिए एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अब बात ये आती है कि इनका मान कितना है। इसका मान अगर देखा जाए तो 1/100 है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, जो हमारे क्वार्ट्ज पे बल लगता था, उसकी तुलना में ये 1/100, वो एक न्यूटन था, 1/100 न्यूटन है, और 1/1000 है। राइट, आप देख सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। इसके फिर बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल है, इसके बाद बिग न्यूक्लियर फोर्स है, इसके बाद जो चौथा बल आता है वो आता है गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये आता है चौथे नंबर पे। ये बल की अगर बात की जाए तो गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें तो यह बल किस पे लगता है, ये कण पे नहीं लगता है। अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, ना भी अभी केवल रिसर्च हो रहे हैं। अगर जानकारी मिलती है तो ये हम आपको आगे फिर बताएंगे कभी, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती कि ये कणों पे लगता है। कोई भी पार्टिकल पे ये बल नहीं लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये किस पे लगता है, ये लगता है पदार्थ यानी मैटर। ये किस पे लगता है, पदार्थ पर। पदार्थ तो देखते ही हो जो कणों से मिलकर बना होता है, तो उस पे पूर्ण सामूहिक रूप से ये लगता है, जबकि किसी विशेष कण पे इसका बल लागू नहीं होता है और इतना कमजोर होता है बहुत ज्यादा। ये 1 मतलब कि 10 पे पावर -40 इतना बल ये कमजोर होता है कि 1/40 बिंदी आप रख लो, तब इसका मान आप
निकाल सकते हो। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो सबसे कमजोर होता है, बहुत ही कमजोर, इनकी बलों की तुलना बहुत ही कमजोर। तो यही बात है कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन में जो लगने वाले बल हैं वो यही चारों बल हैं, राइट, यही चारों बल हैं। और यही रेडिएशन में अगर देखा जाए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो रेडिएशन से पदार्थ बनता है, जो रेडिएशन से जब पदार्थ बनता है उस पर ये लागू होता है। इससे पहले जो रेडिएशन है उस पर ये 3 बल लागू होते हैं। अब हम बात करते हैं मेन ब्रह्मांड की। ये मैंने आधार इसलिए समझाया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो ब्रह्मांड में। तो अब हम समझते हैं, जैसे ये हमारा बिंदु है, ये बिंदु है, इसका विस्तार कितना है 10 पे पावर 35 और उसका तापमान तापमान है 10, विस्तार कितना है 10 पे पावर -35 और जबकि इसका तापमान है 10 पे पावर 40 केल्विन। और घनत्व तो कितना है इसका, घनत्व तो अनंत ही है, प्रेशर भी अनंत है, ओके। और इसका जो टाइम है वो 10 पे पावर -45 है, ये टाइम है। और ये टाइम कोई चल नहीं रहा है, ये बिंदु का टाइम है। अब हम इसको समझते हैं ब्रह्मांड को। इस प्रकार से आप भी सभी क्या कर देना, ऐसा चार्ट बनाना, इसका एक पूरा चित्रण कर लेना ताकि एग्जाम में बनाने कोई दिक्कत ना हो और समझते जाना। तो जब इसका विस्फोट हुआ, जब यहां से रेडिएशन निकला, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये ब्रह्मांड यहां आएगा, एक समय आएगा कि नहीं, क्योंकि जब ये विस्फोट होगा तो इसकी जो यात्रा है वो यहां तक तो आएगी, फिर इसके बाद यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी। तो इस प्रकार से जो चलता जा रहा है ब्रह्मांड, चलता जा रहा है, तो इसके रेडिएशन के आधार पर जो परिवर्तन हुए उस परिवर्तन को तो समझेंगे कि समय के अनुसार जब इसमें जैसा विस्तार हो रहा है उसमें क्या बदलाव होते गए, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुए, उस बदलाव को हम समझते हैं। जैसे कि जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, इस बिंदु का विस्फोट हुआ, इसका नाम तो जैसे आपको पता होना चाहिए, इसका नाम जो है वो है एक्चुअली में सिंगुलैरिटी, इसे हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, या हम इसे एक बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय अपूर्वता या ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी बोलते हैं, या सिंगुलैरिटी भी अकेला बोल सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे क्या है, सामूहिक बल लग रहे हैं, सामूहिक बल लग रहे हैं। और सिंगुलैरिटी मतलब एक सामूहिक रूप से लग रहे हैं, इस पे फोर्स से बांधे हुए हैं, इस प्रकार से इस पे लग रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी या अपूर्वता का जो नियम है, या अपूर्वता बोलते हैं, गुरुत्वीय अपूर्वता, गुरुत्वीय अपूर्वता, ओके। और जैसे जब ये फटा तो यहाँ पर जब इसका एक मान यहाँ भी आएगा ना, एक मान यहाँ भी तो आएगा इसका, जैसे यहाँ आता है तो इसका, इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका मान होता है यहाँ पे 10 पे पावर -43। और ये जो बल होते हैं, ये जो बल होते हैं यहाँ पे यूनिफाइड होते हैं, ये चारों बल क्या होते हैं यहाँ पे यूनिफाइड होते हैं, ये चारों बल यहाँ क्या होते हैं यूनिफाइड होते हैं। और यूनिफाइड होते हैं, इसे बोलते हैं यूनिफाइड इपॉक मैटर, इसे क्या बोलते हैं यूनिफाइड इपॉक मैटर, ओके। ये पूरा रेडिएशन ही है, यहाँ पे मैटर नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये और इसका विस्तार जैसे होता है इसमें, ठीक, एक समय था यहाँ तक आया, फिर एक समय आया यहाँ पे आया ब्रह्मांड, तो जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है, आप लिखते जाइए। जैसे हम जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं उस हिसाब से आप लिखते जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे अचानक इसका जो मैटर था, इस सॉरी इसमें जो रेडिएशन था वो इतना तेज फैलता है, बहुत ज्यादा, तो इसका नाम देते हैं इन्फ्लेशनरी, या बोलते हैं
स्फीतीकरण इपॉक, स्फीतीकरण इपॉक या इन्फ्लेशनरी। ओके, इसका मान लिख लो 10 पे पावर -36, 10 पे पावर -36। तो जैसे जैसे इसका और विस्तार होता है, जैसे विस्तार होता है, जब एक समय आता है यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रह्मांड एक समय में यहाँ आता है तो यहाँ पे क्या बदलाव आता है, यहाँ पे क्या बदलाव आता है, जो यूनिफाइड बल हैं, जो यूनिफाइड जो 4 बल हैं, यहाँ पे ये 2 बल कार्य करने लगते हैं, ये 2 बल कार्य करने लगते हैं। ये 2 बल कौन कौन से हैं आपको बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 2 बल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग बल, ये दोनों बल यहाँ पे क्या करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और ये काम करने लगते हैं। वहां पे जो बल हैं वहां पे यूनिफाइड है, वो यूनिफाइड है एक्चुअली में, वो वहां पे मतलब पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहे। इसका रीजन क्या है, अगर वो काम करते तो विस्फोट होता ही नहीं, समझते हो, विस्फोट होता ही नहीं, विस्फोट हुआ तभी है जब वो काम नहीं करे, वहां पे लैस रहे हैं। तो इसी वजह से जब विस्फोट हुआ तो जैसे जैसे वो पदार्थ दूर चलने लगा तो जो उसमें बल थे उसमें 2 बल एक्टिवेट हो गए। वो बल कौन थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा था इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 2 बल जब एक्टिवेट हो गए तो इसी बलों का आगे प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आगे चल के जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो भी काम करने लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल है वो पदार्थ में आगे सीएमबीआर के बाद काम करता है, लेकिन ये यूनिफाइड में रहते हैं, ये विशेष याद रखना। फिर भी देखा जाए तो जैसे और विस्तार हुआ, जब और विस्तार होता है तो फिर जैसे इसका मान देखा जाए, इसका मान लिख लो 10 पे पावर -32। ठीक, इसमें 2 बल क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 2 बल एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसी के आगे जो देख सकते हो, इसी के आगे जब आगे कड़ी आती है ये वाली, यहाँ पे तो इसको एक मान क्या है, इसका मान लिख लो 10 पे पावर -12। ओके, तो 10 पे पावर -12, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है जो क्वार्ट्ज हैं जो मैंने बताए थे आपको, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं, सॉरी जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। यहां उनका क्या आ जाता है, आगाज, यहां पे ये उत्पन्न हो जाते हैं क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज जो एक मतलब एक काल्पनिक कण है, ऐसे कण हैं, एक विचार किया जा सकता है, उनसे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हैं वो यहाँ आगाज हो जाते हैं, रेडियंस से उनका आगाज हो जाता है, और उनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज इपॉक, इसे क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज इपॉक। इसका मान कितना होता है, 10 पे पावर -12। फिर एक समय ऐसा आता है कि ब्रह्मांड यहाँ आ जाता है, एक समय ऐसा आता है कि ब्रह्मांड यहाँ आ जाता है, तो इसका मान होता है 10 पे पावर -6। ठीक, तो 10 पे पावर जब -6 है तो एक प्रकार का ये माइक्रो है। ठीक, ये माइक्रो है, तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यही न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन यहाँ पे मिलकर बना लेते हैं हेड्रॉन। हेड्रॉन, यही हेड्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, हेड्रॉन। कहां पे बनाते हैं, 10 पे पावर -6। आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे इसका विस्तार होता जा रहा है तो ये अभी रेडिएशन एरा चल रहा है। अभी तक मैंने सीएमबीआर के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, तो आप यहाँ पे सीएमबीआर के बारे में नहीं बताया है, तो इसलिए अभी ये रेडिएशन एरा ही चल रहा है। जैसे जैसे इसमें और विस्तार होता है, देखते जाओ, जैसे और इसका जब विस्तार होता है तो एक मान ये आता है, इसको बोलते हैं हम 1 सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यहां पर क्या बनते हैं, लेप्टॉन। ये लेप्टॉन वही लेप्टॉन है, इससे क्या निकलते हैं, इसी मतलब इसके अंदर क्या क्या कौन से कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और म्यून।
और भी पाए जाते हैं, बस दो ही बहुत हैं, इलेक्ट्रॉन और म्यून। ये दो कण पाए जाते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये भी कणों का एक समूह होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन म्यून होते हैं। ये इनका यहाँ निर्माण होता है कहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा ये कण है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बढ़कर ये वाला कण है। कौन सा, मतलब इलेक्ट्रॉन और जो म्यून है इनसे सूक्ष्मतम कण है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन इनसे बड़ा कण है। तो लेप्टॉन है, तो लेप्टॉन के ही समूह, लेप्टॉन ये इलेक्ट्रॉन म्यून है, ये किसके समूह के हैं, ये इलेक्ट्रॉन समूह के कण हैं। और जैसे और विस्तार होता है, अब यहां बन जाता है नाभिक। यहां क्या बनता है, नाभिक। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो यहां बन जाता है नाभिक। तो नाभिक इपॉक इसे बोलते हैं, नाभिक इपॉक। और इसका मान अगर देखा जाए तो इसका मान होता है 100 सेकंड। 100 सेकंड। तो नाभिक जो इपॉक है ये कैसे बनता है, ये जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन और ये नाभिक, ये नाभिक। अब ये बना लेते हैं क्या, नाभिक। सॉरी ये इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बना लेते हैं, नाभिक। तो नाभिक में तो आप पता ही है कि उसके जो केंद्र बिंदु होते हैं उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के आसपास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ नाभिक बन जाता है। और इसकी विकास की अगर क्रम की अवस्था देखी जाए, विकास क्रम की, तो यहाँ पे जब हम आते हैं, यहाँ तक जब ब्रह्मांड आता है, तो यहाँ जब ब्रह्मांड आता है तो इसे हम बोलते हैं 50,000। ओके, 50,000 सेकंड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो गैलेक्टिक हैं, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए जो बहुत सारी गैलेक्टिक हैं उनका थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलती है, थोड़ी थोड़ी तारों की थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है, जबकि सीएमबीआर नहीं है। सुनना मेरी बात, सीएमबीआर नहीं है, लेकिन इनकी जानकारी थोड़ी थोड़ी देखने को यहाँ मिल जाती है। और जब अगले का जो क्रम आता है, यहाँ का जो क्रम आता है ब्रह्मांड का, ये आता है लगभग में 3.8 लाख ईयर, 3.8 लाख ईयर आता है। और जैसे ही 3.8 लाख ईयर आता है तो यहीं पे देखो पतली सी क्या बनता है, दृश्य विकास। इसे ही तो बोलते हैं सीएमबीआर। एक प्रकार से अगर देखा जाए, इसकी जो खोज थी वो दो वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट विल्सन और पेंजियास। इन्होंने 1965 में की थी, 1965 में। और इसका जो फुल फॉर्म है कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका तो जो तापमान देखा जाए तो 2.752 आप लिख लेना। ये कोई डाटा है, आप लिखते जाइए ताकि ये दिमाग में बैठ जाएगा, तो मेंस में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखा जाए तो इसके जो, तो जैसे जैसे इसमें जो ऊर्जा होती है वो होती है फोटोन की ऊर्जा, फोटोन। तो फोटोन जो होते हैं वो एक्चुअली में देखे जाए तो एक विद्युत उदासीन कण होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में दिखाई पड़ते हैं, जो प्रोटियम और जो ड्यूटेरियम है उससे मिलकर बनते हैं। ड्यूटेरियम और जो प्रोटियम होता है उससे बनकर मिलते हैं फोटोन, और वही फोटोन क्या है, ये सीएमबीआर है। तो जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी अणु हैं, परमाणु हैं, ये सभी किससे मिलकर बने हैं, ये हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। सभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कई भी तत्व होते हैं जिसमें आपने देखा हो हाइड्रोजन के, जैसे कि प्रोटियम हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, ट्राइटियम हुआ। ठीक है, इसको भी हम आगे डिटेल में हम बता देंगे, पहले ये समझ लेते हैं। जो सीएमबीआर है, तो ये सीएमबीआर क्या है, एक दृश्य प्रकाश के रूप में है, और जो हमको दिखाई पड़ता है फोटोन के रूप में, इसकी जो ऊर्जा आती है, प्रकाश आता है ब्रह्मांड में, जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वो क्या है, सीएमबीआर है। यहीं से पुष्टि हुई थी। और यहीं से देखा जाए तो यहां से ये पूरा जो क्षेत्र है, यहां से जो पूरा ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र बोला जाता है रेडिएशन एरा।
रेडिएशन इरा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मटेरियल नहीं बना है, इसमें बीच में ऐसा कोई मटेरियल नहीं बना है ताकि ये मटेरियल इरा हो जाता है, या कोई ऐसा पदार्थ नहीं। अब सीएमबीआर जब दिखाई पड़ा तो अब तारों का निर्माण, गैलेक्सियों का निर्माण, बहुत सारे उल्का पिंड, पिंडों, क्षुद्र ग्रह, इन सबका निर्माण अब होता है यहाँ पे। अब यहाँ होता है निर्माण सीएमबीआर के बाद। अब जैसे जैसे इसकी अवस्था और बदलती जाती है तो फिर आगे क्या होता है, इसमें और परिवर्तन होता है। तो फिर देखा गया कि गैलेक्टिक का निर्माण होने लगा। ठीक, जो गैलेक्टिक थी उनका निर्माण होने लगा। अब जैसे गैलेक्टिक का निर्माण हुआ यानी कि गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, फिर क्या हुआ, तारों का निर्माण होने लगा। यहाँ तारों का निर्माण हुआ होने लगा, और ये जो अवस्था है ये अंतिम अवस्था है, और ये है 13.77 बिलियन वर्ष, यानी कि 13.77 यानी 13 अरब वर्ष पूर्व ये ब्रह्मांड है। 13 अरब वर्ष, 13 अरब हो गई इस ब्रह्मांड को फैलते फैलते, और आज भी ये फैल रहा है। और ये कितना फैलेगा, 10वें पावर 25, और कितना फैल चुका है, 10वें पावर -35 था। ओके, 35 था, तो 35 में 25 जोड़ो, कितने हो गए, 10वें पावर 60, यानी कि ये एक होल है, ये मतलब ब्रह्मांड का विस्तार है, यानी 10वें पावर 60 विस्तार है। और जैसे ही 10वें पावर 25 इसका जब जैसे ही मान पहुंचता है तो ये किस में बदल जाएगा, ब्लैक होल में, यानी कि जितनी इसकी ऊर्जा है वो एक ही बिंदु पे आ जाएगी, पुनः मतलब संकुचन होगा, इसका पुनः संकुचन होगा, ऊर्जा का, द्रव्यमान का, सबका। और ये क्या कर लेगा, एक बहुत गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होगा, एकदम अनंत गुरुत्वाकर्षण, फिर इसका एक विस्फोट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये 50,000 है, ये 3.8 लाख है, फिर ये 15 लाख है, राइट, फिर ये 13.7 बिलियन है। तो इस प्रकार से इनका गैलेक्टिक का निर्माण, तारों का निर्माण, राइट, फिर इसी में और भी देखा जाए तो उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सभी का निर्माण, ग्रह, उपग्रह, इन सभी का क्या निर्माण हुआ। ये क्या है, पूरा सीएमबीआर का जो इधर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ का, ये क्षेत्र है मैटर एरा। इधर ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये है मैटर एरा। मैटर एरा क्षेत्र एक मतलब पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह है, और भी जैसे तारे हैं, उल्का पिंड, क्षुद्र हैं, गैलेक्सियां हैं, ये सब देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, एक मैटर एरा है। तो मैटर एरा का मतलब ये है यहाँ पदार्थ देखने को मिलता है। तो ये हमारा पूरा ब्रह्मांड था। तो इस ब्रह्मांड में जो जो जानकारियां थी आपको मैंने स्पष्ट बता दी। और ये क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, तो फैलने का तो रेडिएशन है, जैसे जैसे उसमें निरंतर एक दूसरे में क्या है, ऊर्जा बनती जा रही है, वो निरंतर फैलता जा रहा है, निरंतर उसमें गैलेक्सियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि नए नए पदार्थ हैं उसी में यूज हो रहे हैं। लेकिन जो फ्रॉड हावेल ने बोला था, उनकी पुष्टि गलत है, और जबकि जॉन लेमेंटियर है उनकी पुष्टि क्लियर हो गई सीएमबीआर से। सीएमबीआर से पता यही चला, सीएमबीआर से यही पता चला कि जो सीएमबीआर में जो प्रकाश आता है, राइट, जो प्रकाश आता है उसका स्पेक्ट्रम देखा जाए तो वो तो अलग अलग है, लेकिन जो प्रकाश आता है वो एक गैलेक्सी से ही आता है, वो एक गैलेक्सी से आता है, और उस गैलेक्सी में क्या हो रहा है, विस्तार। ठीक, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था ब्रह्मांड से संबंधित था, राइट। अगर और बात की जाए तो अगर हाइड्रोजन से जैसे हीलियम बनता है, कार्बन बनते हैं, ये समूह जितने भी अणु परमाणु सब यहाँ किनसे मिलकर बने हैं, तो ये बने हैं, एक ये किनसे मिलकर बने हैं, ये मिलकर बने हैं हाइड्रोजन से। जैसे एक हाइड्रोजन ये है, ठीक, तो हाइड्रोजन का अगर हम एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो, क्योंकि बात अब यहाँ आती है कि जैसे ही मैंने पदार्थों पे गुरुत्वाकर्षण बताया था कि जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कणों पे नहीं लगता है, ये याद रखना। क्योंकि उसमें जो द्रव्यमान होता है ना, मास होता है पदार्थों में, तो उसकी वजह से वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कणों पे नहीं लगता है।
तो ये क्या है, एक हाइड्रोजन है और इधर का एक कर ले लो, जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, प्रोटियम। क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम टी। ये भारी जल होता है, राइट। ये जो है ट्राइटियम इस सूर्य में पाया जाता है। ओके, ये जो है प्रोटियम ये सामान होता है, सामान जल, ये भारी जल होता है। और ये वाला काफी भारी जल होता है, ये सूर्य में पाया जाता है। ये भी काफी मात्रा में सूर्य में देखने को मिल जाता है, धब्बे नुमा आपने देखे हो, गोल धब्बे होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है ये किससे क्रिया करता है, ड्यूटेरियम से। तो ड्यूटेरियम का अगर मान देखा जाए तो एक मिनट पहले तो ये प्रोटियम प्रोटियम से ही क्रिया करता है, प्रोटियम जो प्रोटियम से ही क्रिया करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो ये क्या बना लेता है, ये बनाता है ड्यूटेरियम। क्या बनाता है, ड्यूटेरियम, यानी कि ठीक इस प्रकार से। और इससे क्या उत्सर्जित होते हैं, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, देखो न्यूट्रिनो एक अलग चीज है, न्यूट्रॉन अलग है, विशेष याद रखना। न्यूट्रॉन अलग है और न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो आप देखे हो एक सेकंड में कम से कम अरबों अरबों बरसते हैं, लेकिन पृथ्वी में क्या पाया जाता है, घर्षण, घर्षण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर ही नष्ट हो जाते हैं। आपने देखे हो ऊपर ज्वालानमा एकदम आग निकलती है ब्रह्मांड में, देखा हो अंतरिक्ष में, वो न्यूट्रॉनों क्या होता है, वो घर्षण होता है, ठीक है। अब पहले देखा जाए तो घर्षण नहीं था, अब निरंतर क्या हुआ, घर्षण होता जा रहा है, जिसकी वजह से अभी ऊपर ही चल जाते हैं। क्या इसकी वजह से ही क्या हुआ है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारे कण क्या है ऊपर चलते जा रहे हैं। अगर ये घर्षण नहीं होता, अगर ये घर्षण नहीं है, पहले घर्षण कम था, इस वजह से न्यूट्रॉन हमारी पृथ्वी पे आ जाते थे। तो जो डायनासोर था, डायनासोर जो हुए हैं वो न्यूट्रॉनों की बौछार इतनी हुई है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है, राइट। लेकिन अभी फिलहाल में न्यूट्रॉन नहीं आ पाते हैं, कि अगर न्यूट्रॉन अभी आएंगे तो फिर से समाप्त हो जाएंगे। अब ये इतना ज्यादा घर्षण हो गया है तो घर्षण वजह से ऊपर ही चल जाते हैं। तो ये न्यूट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जब एक प्रोटियम हाइड्रोजन का और एक प्रोटियम हाइड्रोजन का ले लेते हैं तो फिर क्या बनता है, ड्यूटेरियम। और यही ड्यूटेरियम, यही प्रोटियम किससे क्रिया करता है, यही प्रोटियम किससे क्रिया करता है, ड्यूटेरियम से, ठीक। जब एक ड्यूटेरियम से क्रिया करता है इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और इधर ले लो एक इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी, दो प्रोटॉन, तो क्या बनता है, ये बनते हैं H, हीलियम, हीलियम के अणु बनता है, ठीक। और ये जो अणु होता है ये होता है फोटोन। यही एक्चुअली में देखा जाए तो मुख्य प्रकाश है सूर्य का जो देखने को मिलता है, और ये उदासीन है। कैसा है, उदासीन, यानी कि न्यूट्रॉन है, राइट। अब बात ये आती है कि यही जो देखा जाए H3 जो हीलियम है, यही हीलियम है, यही हीलियम क्या करता है, पुनः हीलियम से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, दो हीलियम के अणु बना देता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, निरंतर निरंतर क्या होता रहता है। अब ये दो क्या बन गए, प्रोटॉन, तो दो प्रोटॉन इसमें देखो बन गए, ठीक। चार न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन, ओके। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से क्रिया करते हैं, प्रोटियम से प्रोटियम फिर ड्यूटेरियम बनता है। जब एक ड्यूटेरियम एक प्रोटियम जब क्रिया करता है तो हीलियम बनता है। जब हीलियम के दो अणु जब क्रिया करते हैं तो दो प्रोटॉन और चार न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और चार इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो ऐसे क्या है, निरंतर इनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, निरंतर बनती जाती है, और इस प्रकार से ये क्रिया करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये मटेरियल बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो थ्योरी थी, महाविस्फोटक थ्योरी, ये स्पष्ट आपको समझ में आ गई होगी। कुछ आलोचनाएं हैं उनकी, तो आलोचनाएं जैसे कि उन्होंने ये नहीं बता पाया कि विस्फोट क्यों हुआ, और विस्फोट में टाइम क्यों नहीं है, ऊर्जा क्यों नहीं है उसमें, ये नहीं उन्होंने बता पाए, राइट। और जो जो बल थे वो बल एक यूनिफाइड कैसे रह गए, उनका उनका जो मतलब प्रभाव था वो
मतलब लेस कैसे था, उनका प्रभाव क्यों नहीं लगा वहां पे, ये सब उन्होंने पुष्टि नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनकी आलोचना होती है। लेकिन पूर्ण रूप से इनकी जो थ्योरी थी वो स्पष्ट बैठी और उनको ही इस थ्योरी का मान्यता प्राप्त है। उम्मीद करता हूं आप लोगों की ये समझ में आई होगी। राइट, चलिए कल हम पढ़ेंगे तारों की उत्पत्ति को लेकर। आज के लिए इतना ही।